Welcome you all in this session. Beta, in this session we are going to study English subject. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Last session already we have started a new chapter, that is chapter number 6. The name of the chapter is the Fox and the Crow. The So in this session we are going to have a chapter explanation. In this chapter there is a poem has been written by the Jean de La Fontaine. That is a very famous poem, and also you must have heard a very famous story. बहुत ही फेमस स्टोरी है, उसी का पोएम के रूप में एक रूपांतरित पार्ट है. तो we would be having the same story in the poem. So let me open the book first. So beta, in this chapter already we have discussed the theme of this chapter, and in this morning also I told you all that this is a kind of fable where animals are in the main character, and you know that in fables there are morals as well. Fables क्या होता है, कुछ पता है आप सभी को? अच्छा चलो ठीक है. Let me tell you one thing. I hope everybody understood the story. What is story? सभी लोग समझ में आ रहा है, स्टोरी को समझ रहे हैं? Yes. yes, sir. Yes, There are many types of story. There are many types of stories. अब उसमें कुछ स्टोरीज को, उन्हीं मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज को आप फॉकटेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में लोक कथाएं बोलते हैं, जो लोगों द्वारा सुनी और कही जाती हैं, जो सुनते हैं और वही लोग, मतलब एक तरीके से समाज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, मतलब बेस्ड होता है. मतलब जो लोक कथाएं होती हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक केवल सुन करके मौखिक रूप से उसका ट्रांसफर होता रहता है. और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो इसमें लोग होते हैं. मेन कैरेक्टर्स में समझ में आ रहा है? अभी लेट्स से कि इन द लास्ट चैप्टर, अभी लास्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था. व्हाट वाज द चैप्टर नेम? कैन एनीबॉडी हेल्प मी? व्हाट वाज द चैप्टर? The Pied Piper of Hamelin. The Pied Piper of Hamelin. Okay, now stop. बेटा एक बार कोई बोल दे तो प्लीज आप लोग ऐसा ना उसी का गाना गाना शुरू कर दो, तुरंत बोलिए. या तो फिर ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला फिर आप उसका सुन के आप भी बोलो, फिर तुम्हारा सुन के कोई तीसरा बोले, फिर किसी और का सुन के आदमी चौथा बोले. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इन द पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन में क्या हुआ था? हु वाज द मेन कैरेक्टर? जो पाइड पाइपर था वो, दैट ही वाज द मेन कैरेक्टर इन दैट स्टोरी ना. और वहां पे एक किंग था, दैट वाज द कैरेक्टर. ठीक है, तो यानी उसमें कौन सा दे रहा है? So we were talking about the poem. Actually we were talking about the types of stories. तो जो फॉकटेल्स होते हैं वो एक तरीके से लोक कथाएं होती हैं जो लोगों द्वारा सुनी हुई होती हैं और लोगों द्वारा बताई जाती हैं. और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं इसमें लोग होते हैं. द पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन में जो मेन कैरेक्टर थे वो पाइड पाइपर था, और वहां का जो राजा था वो दोनों मेन कैरेक्टर में थे. लेकिन जो द मेन कैरेक्टर वाज द पाइड पाइपर ना. Yes, sir. लेकिन जो आप आपका नेक्स्ट चैप्टर आप जो आज ये पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, इसमें जो मेन कैरेक्टर है दैट इज द मेन कैरेक्टर्स आर फॉक्स एंड द क्रो. फॉक्स एंड क्रो. जब whenever in the story whenever the story is having the main character as an animal, तो वो स्टोरी एक तरीके से फैबल कहलाती है. और सिर्फ उतना ही नहीं, फैबल्स आर द स्टोरीज, कहने के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फैबल्स आर द स्टोरीज दैट इज हैविंग द एनिमल्स एज ए मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, एंड फैबल्स आल्सो हैव मोरल इन द स्टोरी. जो फैबल्स में होता है वो मोरल भी होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है. समझ में आया? Yes, sir. जो एनिमल्स तो मेन कैरेक्टर होते हैं, बट ये कहीं ना कहीं ह्यूमन का एक तरीके से आदत होता है. जो ह्यूमन जो आदतें होती हैं
जो उनका स्वभाव होता है उनको एग्जाम्पल लेकर के ये आपस में कुछ ना कुछ कहानी, मतलब एक तरीके से कल्पना की जाने वाली कहानी है। ये कल्पित कहानियां होती हैं, ये एक्चुअल में हुई नहीं रहती हैं। क्या जो ये अभी एक फॉक्स है, जैसे अभी जो स्टोरी मैं अभी इस पोएम में सुनाने जा रहा हूँ, अभी कभी कभी ऐसा हुआ होगा? और लास्ट में आप देखेंगे नहीं, बस ये कल्पना के आधार पर ये स्टोरी बनाई गई है। क्या ये लोग, ये दोनों आपस में से बात किए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। कल्पना किया जा सकता है। तो दिस काइंड ऑफ स्टोरी आर द, कह सकते हैं इमेजिनरी स्टोरीज। एंड एनिमल्स इनके मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एंड आल्सो देयर इज अ मोरल। कुछ और भी स्टोरीज होती हैं जिसको फेरी टेल्स बोलते हैं। फेरी टेल्स में जो आपका मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो फेरीज होते हैं, राजा होते हैं, मतलब क्वींस होती हैं, किंग्स, क्वींस, फेरीज, दीज आर द मेन कैरेक्टर। और इसमें मैजिक होता है। इन दिस काइंड ऑफ स्टोरीज देयर आर मैजिक। जब फेरी टेल्स होती है उसमें मैजिक भी होता है। तो भी फॉकटेल हो गया, फैबल हो गया, फेरी टेल्स हो गया। इसी तरह मिथ्स की बात करोगे तो आपका रामायण, महाभारत, बहुत सारी चीजें हैं। तो these are the stories, these are the myths, बहुत सारी चीजें हैं। now come to your chapter, जो आपके चैप्टर की चीजें हैं उसको पढ़ते हैं। In this poem we are going to read a poem that is a very famous fable। समझ में आया? fable कह दिया तो fable में समझ में आ गया क्या है? Yes, sir. That means in this story animal would be going to be the main character, and also there would be a moral at the end of this story. At the end of the poem we also would be having a poem, we also would be having a moral. Okay? Yes, sir. Yes, sir. So let us move ahead on the poem. Yes, sir. Beta, in this poem there are exactly 16 lines are there. 16 lines are there, and there are 4 stanzas, 4 lines in each stanza. Okay? The first, second, third and fourth stanza। Yes, sir. स्टैंजा किसको बोलते हैं? आप जब कोई प्रोज होता है तो उसमें जो ये आपका पैराग्राफ टाइप का रहता है ना, इसको पैराग्राफ बोलते हैं। बट whenever you read a poetry, जब पोएम होता है तो ये पैराग्राफ नहीं कहलाता, ये आपका स्टैंजा कहलाता है। ओके? Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. चलो, Yes, sir. let us read the first stanza from the poem. Beta Shikha Verma, read the first stanza of the poem. Mr. Crow was perched upon a limb. First stanza means all the lines of first stanza. First stanza मैंने बोला है, first line नहीं बोला है। Try to understand. Shikha Verma, read the first stanza. Mr. Crow was perched. Mr. Crow was perched upon a limb and yelled. The fox looked up at him, for the crow held in his big सर दिखाई नहीं दे रहा है। Okay, just wait. ठीक है, अभी दिखाई पड़ेगा। Yes, now. Yes. Sir, it can had in his big black beak a nostril. The fox would go for to seek. ये फॉर नहीं है, फार है। FOR फॉर और FAR फार, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो कम से कम रीडिंग प्रॉपर्ली करना सीखिए। संजीव कुमार एक जगह मोबाइल प्रॉपर्ली एक जगह प्लेस करके बैठिए, और मोबाइल यू शुड रोटेट योर फोन इन द हॉरिजॉन्टल व्यू। संजीव कुमार, ठीक है बेटा। अभी फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिए। मिस्टर क्रो वॉज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, फॉर द क्रो हेल्ड इन हिज बिग ब्लैक बीक a morsel the fox would go far to seek। अब इसमें होता क्या है, वन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर क्रो इज द नेम ऑफ द क्रो। इट इज अ ब्लैक बर्ड। अब ब्लैक बर्ड है,
एज पर द पिक्चर, एज पर द नेम, एज द नेम सजेस्ट, एक कौवा के बारे में कहा जा रहा है. ओके. मिस्टर क्रो वॉज पर्स्ड. पर्स्ड मीन्स एक तरीके से बैठे रहना, बैठना. तो मिस्टर क्रो वॉज पर्स्ड, मिस्टर क्रो जो है बैठे हुए थे. वेयर? अपॉन अ लिम्ब. अपॉन अ लिम्ब. लिम्ब क्या होता है? व्हाट आर लिम्स? अंशित कुमार. टहनिया. बेटा नो, टहनिया नहीं होता है. मैंने आपको बता दिया था एक्चुअल, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिम्ब. What are limbs? I hope I already have told you. Sir, Yes, beta. जंगल. No, it's wrong. शिवान्या चौधरी. हाथ पैर. Yes. आपका जो बॉडीज में जो लिम्ब होते हैं इन द सेम वे, आप बॉडीज को जो लिम्ब है आप उसको हाथ पैर बोल सकते हैं. हैंड एंड लेग्स आर द लिम्ब्स ऑफ आवर बॉडी. इन द सेम वे द ब्रांचेस जो हैं, ब्रांचेस आर द लिम्ब ऑफ द ट्रीज. जो ब्रांचेस हैं वो ट्रीज की जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो हमारी लिम्ब की जगह. आप जब पोएम कभी पढ़ाया जाता है तो एक चीज है, जब पोएम कभी लिखी जाती है, कविता में जो वर्ड्स होते हैं एक्चुअल में उसकी जो एग्जैक्टली जो मीनिंग होती है, कोई जरूरी नहीं कि सेम वही मीनिंग निकले. उस मीनिंग से आपको उस पर्टिकुलर कविता की जो थीम है उसको आपको कनेक्ट करना होता है. और अगर आप यही कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आप हर लाइन का मतलब होता क्या, जो आप प्रोज पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो उसमें नॉर्मली लिखा रहता है और उसका आप अनुवाद कर ले जाते हैं हिंदी में, आप समझ जाते हैं. बट इन द पोएम देयर आर वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना. यानी यहाँ पे लिम्ब से कहा गया, और लिम्ब का मतलब ब्रांचेस ऑफ ट्री. यानी जैसे लिम्ब आपका बॉडी का एक अंग है, उसी तरह जब वो जो मिस्टर क्रो है वो कहाँ बैठे हुए थे? एज पर द पिक्चर, एज पर द थीम ऑफ द पोएम, Mr. Crow was perched upon a branches of a tree. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. And Reynard. Yes, sir. Reynard is the name of the fox. Reynard is the name of the fox in this poem. And the Reynard, the fox, looked up at him. जो fox था वो उसकी तरफ देख रहा था. For the crow held in his big black beak. Beak means क्या होता है? Beak. B-E-A-K. Beak. चोंच. Very good. चोंच. आपने अच्छा बताया बेटा, बहुत बढ़िया. For the crow held in his big black beak a morsel the fox would go for to seek. Morsel means मैंने बताया था. What does it mean? सर छोटा सा मतलब छोटा सा खाना का टुकड़ा. Very good. बहुत बढ़िया अभिनय. आपकी आवाज बुलंद है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप ही बोल रहे हो. Good. Morsel. Morsel means a piece of food, a small piece of food. Morsel is a small piece of food. अब एक बार दोनों लाइनों को एक साथ पढ़ते हैं. For the crow held in his big black beak a morsel the fox would go for to seek. होता क्या है, जो रेनार्ड फॉक्स जो था वो जो क्रो की तरफ जो कि ब्रांच पे बैठा हुआ था उसको देख रहा था. क्या देख रहा था? जो क्रो था वो अपने बिग ब्लैक बीक में, अपने चोंच के अंदर, बड़े से काले चोंच के अंदर एक मॉर्शल रखा पकड़े हुए था. मॉर्शल मींस खाने का टुकड़ा. और फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक. वही फॉक्स खाने के तलाश में था, तो खाने के तलाश में था तो उसी को देख रहा था, जिसका वो बहुत देर से जो फॉक्स है वो देख रहा था उसको. सैड द फॉक्स. तभी क्या होता है? सैड द फॉक्स. फॉक्स ने बोला इन एन एडमायरिंग टोन. एडमायरिंग मीन्स एक तरीके से क्या होता है? एडमायरिंग मीन्स यस आस्था, लोक लुभावन. वेरी गुड. बहुत ही लुभावना, बहुत ही प्रशंसा करने वाले शब्दों में, बहुत ही मीठे शब्दों में बोला. फॉक्स ने क्या बोला? माई बॉर्ड सर क्रो यू आर अ हैंडसम बर्ड. आप बहुत ही हैंडसम बर्ड है, बहुत ही सुंदर पक्षी हैं. सच गॉर्जियस फेदर्स. गॉर्जियस मीन्स क्या होता है? सुंदर. गॉर्जियस मीन्स शानदार. बहुत अच्छा. सुंदर. सुंदर इज सिनोनिम. सुंदर गलत नहीं है, शानदार. फेदर या सुंदर. फेदर्स मीन्स क्या होता है? पंख. पंख. सच गॉर्जियस फेदर्स. आपके बहुत ही सुंदर पंख हैं. इफ यू वुड ओनली सिंग. अगर आप एक बार गाना गा देंगे. इफ यू अगर आप इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गा दें, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग.
मैंने मॉर्निंग में बताया था कि whenever you find WOOD wood, तो wood means जंगल, लकड़ी होता है, जंगल, but WOOD wood means क्या होता है? लकड़ी, और जब हो जाए लकड़ी, लगा हो, जब ऐसा लकड़ी। लगा हो तो it means the forest, that means जंगल. The birds of these woods, जो इस जंगल की जो बर्ड्स हैं, would call you a king, वो आपको राजा कहेंगी. बहुत ही मीठे शब्दों में, बहुत ही लुभावने शब्दों में, या फॉक्स ने दिमाग लगाते हुए, अपना ब्रेन यूज करते हुए सोचा और कहा क्रो से कि आप बहुत ही सुंदर पक्षी हैं, बहुत ही, आपके पंख बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही हैंडसम हैं, और आप अगर आप बहुत एक मतलब अगर आप एक गाना गा दें तो यहाँ के जो जंगल की जो पक्षियां हैं आपको राजा मानेंगी, आपको राजा कहेंगी. तो ऐसे में क्या होता है, द फ्लैटेड क्रो, तो फ्लैटेड क्रो यानी एक तरीके से आपका जो चापलूसी से जो क्रो था, वो मतलब ये जो आपका फॉक्स था वो चापलूसी ही कर रहा था, एडमायरिंग मतलब एक तरीके से ये चापलूसी कर रहा था एक तरीके से क्रो का. तो द फ्लैटेड क्रो, चापलूसी से ग्रसित जो क्रो था, चापलूसी का जो शिकार, चापलूसी का शिकार जो कौवा था, वो क्या किया, हु डिड नॉट सी द जोक, जो कि कभी नहीं, कभी इसके पहले उसने कभी जोक नहीं देखा था, मजाक नहीं सुना था या देखा था. फॉरगोट, भूल गया, फॉरगोट भूल गया, दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, ये भूल गया कि उसका जो आवाज है ये कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं है, इट जस्ट अ क्रोक. क्रोक मीन्स क्या होता है, काऊ काऊ, बस वही उसकी आवाज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं. देयर इज नो अदर साउंड्स. कभी और दूसरा साउंड निकालते हुए किसी ने सुना है? नो सर, जो साउंड्स निकालता है, द साउंड्स ऑफ क्रो इज कॉल्ड द क्रोक. ओके, यस सर. तो ऐसे में क्या हुआ, वो कौवा जो है वो भूल गया अबाउट हिज, वो ये भूल गया कि उसका जो आवाज है, उसका जो साउंड है वो बस एक क्रोक है, वो काऊ काऊ की ही केवल आवाज है. ही ओपनड हिज बीक, उसने क्या किया, अपनी बीक को, अपनी चोंच को ओपन किया. इन हिज फुलिश प्राइड, अपनी मूर्खतापूर्ण घमंड में. ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, वो उसने अपना बीक, अपनी चोंच ओपन कर लिया मूर्खतापूर्ण घमंड में. उसने जब चापलूसी किया तो ऐसे में वो बेवकूफ बन गया, मूर्ख बन गया, और उसने मतलब ये भूल गया कि उसकी आवाज बस उसका जो आवाज है बस एक काऊ काऊ यानी क्रोक की आवाज है. और जब ये भूल गया तो वो गाने के लिए अपना मुंह ओपन किया, अपनी चोंच ओपन किया, और फिर क्या हुआ, एंड डाउन फेल द मॉर्शल द फॉक्स हैड स्पाइड, एंड डाउन फेल द मॉर्शल, जो मॉर्शल था वो क्या हुआ, नीचे गिर गया. द फॉक्स हैड स्पाइड, जिसे फॉक्स बड़ी देर से देख रहा था, बड़ी. ओके, जब वो अपनी यस सर. क्या, तो वो जो मॉर्शल था, द मॉर्शल फेल डाउन, और जैसे नीचे गिरा फॉक्स ने उसको ले लिया, बड़ी देर से उसका वेट कर रहा था ना, देख रहा था. और फिर जानते हो क्या बोला फॉक्स? देन द फॉक्स सेड, हा हा हा. फॉक्स जब उसको मॉर्शल को ले लिया था वो हंसा, हा हा. And now you see you should not listen to flattery. And now देखो, अब आप सुनिए, should not listen to flattery. आपको कभी भी चापलूसी या चापलूसों की नहीं सुननी चाहिए. जो आपकी चापलूसी करे, जो आपका गुणगान गाए, उसका जल्दी आसानी से नहीं सुनना चाहिए. वहां पे जरूर कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए. देयर इज अ समथिंग विशी. तो यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरी. आपको कभी भी चापलूसों को नहीं सुनना चाहिए. Vanity is indeed a horrid vice. Vanity means होता है घमंड एक तरीके से. Vanity is indeed a horrid vice. जो vanity, जो घमंड होता है एक तरीके से, it's a मतलब horrid vice, मतलब बहुत ही भयंकर होता है. Vanity is indeed a horrid vice. जो कभी भी घमंड होता है वो बहुत ही भयानक रूप लेता है. I am sure the lesson is worth the price. और मुझे विश्वास है, I am sure, मुझे विश्वास है, द लेसन इज वर्थ द प्राइस. जो आज आपने जो भी सीखा, द लेसन जो आपने सीखा, इट इज वर्थ द प्राइस. ये जो प्राइस है इसकी कीमत तुम समझोगे. प्राइस यानी कीमत, इसकी कीमत आप
समझोगे। ये फॉक्स ने किससे बोला? क्रो से। क्या बोला एक बार फिर से समझते हैं। Ha ha, said the fox, and now you see you should not listen to flattery. Vanity is indeed a horrid vice. I'm sure the lesson is worth the price. हंसते हुए फॉक्स ने बोला, तुम्हें कभी भी चापलूसों की नहीं सुननी चाहिए। मैं तो बस मजाक में आप कह रहा था कि आप बहुत इच्छा है, मैं तो बस आपको हंसी में बोल रहा था, मजाक में बोल रहा था। लेकिन तुमने अपनी आवाज पे घमंड किया, और घमंड जो है वो बहुत ही भयंकर, उसका जो घमंड होता है उसका बहुत ही भयंकर रिजल्ट होता है, बहुत ही भयंकर परिणाम होता है, मतलब बहुत अच्छा परिणाम नहीं होता है। आई एम श्योर, और मुझे विश्वास है कि आज तुम जो भी लेसन आपने आज सीखा है, आज के इस जो भी एक्ट हुआ, उसकी कीमत तुम समझोगे। यानी जो उसकी कीमत क्या है, उसका जो मॉर्शल है वही उसकी कीमत है। बेचारा कहीं से पाया होगा क्रो ने, और वो अपने घमंड में आकर के जैसे ही चोंच ओपन किया नीचे गिर गया, अब वो तो चला गया। अब सोच लो किसी के सामने भूख लगी हो और सामने थाली आकर के चला जाए, कैसा लगेगा? तो उसकी कीमत तो वही समझता है ना जिसको भूख होती है। Yes, sir. has been adapted Yes, sir. the fox. This poem has been adapted from the Raven and the Fox, that has been written by the Jean de La Fontaine. Okay? Yes, sir. Yes, sir. This is a poem जो आपके क्लास 6 या 9th की भी बुक में है। तो अगर आप 4th में पढ़ रहे हो और आपने देखा बहुत इजी लैंग्वेज में ये पोएम है, देयर आर ओनली फ्यू वर्ड्स, केवल कुछ वर्ड्स हैं जो क्लास 4th के लेवल पे थोड़ा सा टफ लग सकते हैं, आप लोग को समझना पड़ सकता है। लेट्स से कि जैसे यहाँ पे लिम्ब को जब कनेक्ट करना हुआ है ब्रांचेस से, तो थोड़ा सा ये आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन यहीं से तो आप सीखना शुरू करते हैं ना। आप अभी से ये सब कनेक्ट करना शुरू करेंगे तभी तो पोएम कभी आपको, लेट्स से कि इफ यू हैव अ पोएम जिसको आपकी टीचर्स ने नहीं पढ़ाया है, तो अगर आप स्वयं पढ़ना चाहो तो उसका मतलब कैसे निकाल पाओगे? जब आप इसी तरह कनेक्ट करना सीखेंगे तभी तो। Yes, sir. मॉर्शल मींस आप डिक्शनरी में चेक कर सकते थे। मॉर्शल इज अ वेरी इजी वर्ड्स फॉर यू ऑल, आई होप कभी अब आप लोग भूलेंगे नहीं। एडमायरिंग मींस भी आपको सिर्फ वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग होती तो भी इसमें कोई ज्यादा टफ वर्ड नहीं था जिसका आप मीनिंग नहीं निकाल सकते थे। Yes, sir. इन थर्ड स्टैंजा में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको आप शायद ना समझ सकते। द फ्लैटेड क्रो हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रो। आप सीधा सीधा जो कहना चाह रहा है पोएम में बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो दैट्स ऑल। Yes, sir. नाउ देयर इज सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पोएम, लेट अस डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस एज वेल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा कितने लोगों को समझ में आ गया पोएम? शो मी योर हैंड फर्स्ट। How many have understood the poem and are ready to face the questions? Are ready to give the answer of the question? दीपक सिंह ने वीडियो बंद कर लिया, इनको समझ में नहीं आया, हैंड रेज नहीं करना चाहते। नहीं बेटा गायब हो जाओ, कोई बात नहीं, क्लास भी छोड़ दो, क्या मतलब है? सर स्कूल में बैठ के पढ़ा रहे हैं, सर का थोड़ा नुकसान कुछ होगा। बच्चे भी ऐसे हैं। चलिए ठीक है, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड आई थिंक। The first question is, why was the fox looking up the crow? Why was the fox looking up at the crow? Who can tell the answer of this question? Why means क्या होता है? Why means अभिनय पांडे जरा आप बताइए। अभिनय is not on the line I think। ठीक है, अभिनय डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। चलो कोई भी बताइए, बाकी लोग तो बता ले जाएंगे। Why was the fox looking up at the crow? इसका हिंदी सभी लोग कौन बता सकते हैं? कौन इस क्वेश्चन को समझ पा रहा है? ओके, शिवांगी त्रिपाठी बताइए। Why was the fox looking up at the crow? जो लोमड़ी है वो ऊपर, वो क्रो को क्यों देख रही थी ऊपर? वेरी गुड वेरी गुड। लोमड़ी है जो फॉक्स है, why he is looking up at the crow, वो क्रो को क्यों देख रही थी, ऊपर क्रो को क्यों देख रही थी? Who can give the answer of this question? Who can give the answer of this question? अनुष्का यादव बताइए। Sir, the fox is looking up at the crow because in crow's beak there was a morsel.
in the crow's beak, or you can tell in the big black beak of a crow there was a morsel. Okay, that's good. Everybody can write the answer of this question or not? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Anushka told the correct answer. अगर किसी को बाद में दिक्कत हो then they can watch the recorded video of this live class. अभी जो क्लास हो रहा है मैं शाम तक इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप डिस्कस करके आप सभी को क्वेश्चन को सीधा सीधा कंप्लीट करते भी चलना है. You all need to write the answer of these questions into your notebook. Okay? Yes, sir. The next question is, how did the fox flatter the crow? How did the fox flatter the crow? Astha Maurya. The fox flattered the crow by saying that you are handsome bird and you have gorgeous feather. हाँ, वेरी गुड. आपने जो बोला दैट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है, 100% सही है, बिल्कुल सही है. द क्रॉ, द फॉक्स फ्लैटर द क्रो. अब इसको द फॉक्स फ्लैटर द क्रो, अब पूछा है जो फॉक्स ने क्रो को कैसे फ्लैटर किया, कैसे फ्लैटर किया, यानी क्या क्या बोला फ्लैटरी में, क्या क्या किया, क्या किया, कुछ किया था या बोला था, कहा था उसने, क्या कहा था? My word, so crow, you are a handsome bird. Such gorgeous feathers, if you would sing, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. यही तो फ्लैटरी किया था, ऐसे तो फ्लैटरी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किया था ना. तो आस्था ने भी बिल्कुल सही आंसर बताया. गुड बेटा. Now the third question is, write the adjectives. Write the adjectives used in the poem to describe these nouns. Write the adjectives. आपको विशेषता बतानी है. Used in the poem to describe these nouns. ये noun यहाँ पे दिए हैं. These are 4 nouns: beak, bird, feathers and crow. इन चारों nouns को कौन से वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है आपकी इस पोएम में, यानी विशेषता कौन बता रहे हैं सारे चारों नेम की इन द पोएम. सो लेट मी ओपन. द फर्स्ट वर्ड इज द बीक, एंड इन द पोएम व्हाट इज द बीक. नाउ संजना पासवान, यू हैव टू टेल व्हिच वन इज द एडजेक्टिव इन द पोएम व्हिच इज डिस्क्राइबिंग द बीक वर्ड, द बीक नाउन. संजना पासवान. Black. Black. Very good. Black is an adjective that is telling about the beak, जो कि नाउन के बारे में बता रहा है. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ द सेकेंड वर्ड इज द बर्ड. सेकेंड वर्ड इज द बर्ड. अंचित कुमार बेटा आप बताइए. I'll come, Rajpal, don't worry, I'll come to everyone. Anchit Kumar, what is the bird? Which word is describing, which word is qualifying the bird word? Anchit Kumar. Okay, do one thing, let us find out the bird word for the Anchit. In which stanza there is a word bird? Yes, Rajpal, you want to tell? Yes, Rajpal, बताइए बेटा, आप ही बताइए. Sir, handsome. Handsome bird. Yes, very good. In the second stanza there is a word bird, and handsome is describing, handsome is telling about the bird. Bird आपका नाउन है और ये handsome जो है उसकी विशेषता बता रहा है. Very good Rajpal, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, very good. The next word is the feathers. ये feathers के feathers. For the feathers words you have to tell the adjective. अंचित कुमार, इधर उधर बहुत बातचीत हो गई, ये रिकॉर्डिंग आपके पापा के पास भेजूंगा, समझ लेना. इतने इजी क्वेश्चंस नहीं बता पा रहे हैं. Where is the feather words in which stanza there is a feather words in this poem? आपने पढ़ा ही नहीं इसका मतलब ढंग से, ध्यान ही नहीं है कहां पे feathers बोला गया. बेटा आवाज भी नहीं आ रही आपकी. आपने अगर माइक यूज किया है, हाँ ठीक है, आने लगा, फिर से बोलिए. In the second stanza, what is the adjective word? Which is the adjective word has been used? So Georgia's feather. आपने ध्यान से नहीं सुना. इस क्या लिखा है ये जॉर्जियस नहीं है. ये मैं पूछूंगा. आदर्श सिंह आप बताइए. आदर्श आदित्य. Gorgeous. Gorgeous. It's a gorgeous. Okay. जी को यहाँ पे गौ बोला जा रहा है. Yes, sir. को यहाँ पे जा बोला जा रहा है.
जब मर्जी तब गा बोल दो, जब मर्जी तब जा बोल दो, ऐसा क्या है? नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, धीमे धीमे आपको वेयर जी कैन बी प्रोनाउंस एज जा एंड वेयर द जी कैन बी प्रोनाउंस एज जा, परेशान मत होइएगा. इट्स अ गॉर्जियस. ओके. Yes, sir. The crow. Crow. Crow is a noun. और क्रो के लिए जो एडजेक्टिव वर्ड है वो कौन सा यूज किया गया? अभिनय पांडे बता सकते हैं? What is the crow in which stanza? क्रो किस लिए यूज किया गया है? बेटा, what is the crow word? तो Crow is there, but क्रो only. Yes, sir. but also you have to tell, let's say कि there is a in the poem there is a word crow, you have to tell that ki which adjective has been used in the poem. Acha, how many can tell which word is describing this crow noun? How many can tell which words is describing crow in this poem? Aditya Singh, बताइए. Sir, flattered. Crow and there is a flattered. Very good, बहुत अच्छे. In the third stanza there is a flattered crow. Flattered is an adjective that is describing about the crow, that is describing crow. Okay, that means कि flattered is an adjective. Flattered is an adjective. Okay, ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस हो गए. Yes, sir. Everybody have understood? Yes, sir. Yes, sir. We are having any question regarding these three questions? No, sir. Okay, then let us move No, back. sir. Explain the part in bold in the given lines. Beta, there is a 3 lines. We have to explain the part that is in bold format. In the first line is a marshal the fox would go far to seek. Go far to seek means क्या हुआ? आपको ये बताना है. Now, the second line, there is some exercises, there is some activity for your home as well, na? So let me talk about this one, because there's only 2 minutes. So let me complete this one first. The second line is the flattered crow who did not see the joke. And the third line is he opened his beak in his foolish pride. ओके, एक्चुअली गाड़ियों की बहुत सारी आवाज आती है ना रोड से, इस वजह से दिक्कतें होती है बेटा. सो इन दिस सेक्शन द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू एक्सप्लेन दीज वर्ड्स दैट इज इन बोल्ड फॉर्मेट. सो कैन एनीवन एक्सप्लेन और शुड आई मूव अहेड, या मुझे ही बताना पड़ेगा? द फर्स्ट लाइन इज अ मार्शल द फॉक्स वुड go far to seek. Asta Maurya, can we speak about, can you explain these part? What does it mean? जिसे वो खोज रहा था, समझ में नहीं आ रहा है. go far to seek. Fox would go far to seek. A marshal, एक देखो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए. A marshal means खाने का टुकड़ा, a small piece of food, एक खाने का ऐसा टुकड़ा. The fox would go, जो fox है बहुत जा सकता था, go far to seek. The fox would go, fox जा सकता था, far to seek जिसे ढूंढने के लिए जा सकता था, या गया था, या जा रहा था, वो ढूंढ रहा था. Okay? Yes, Far sir. to seek, that means Yes, sir. actually the fox was searching the food. Actually the fox was in search of the marshal, in search of the food. He was hungry. Okay? Yes, sir. Yes. The second line is the flattered crow who did not see the joke. See the joke means क्या हुआ? तो बहुत इजी है, I think. वह कभी मजाक
नहीं सुना। सुना ना देखा। चलिए ठीक है, that's good. Now the third line is he opened his beak in his foolish pride. He opened his beak, उसने अपना चोंच ओपन किया in his foolish pride. Foolish pride means क्या हुआ? मूर्खता, मूर्खता से। घमंड. That is good. But how you have to write in English? How you have to write into your notebook? The question is this. आपको कुछ कॉपी में कैसे लिखना है? अभी आप तो बता दिया फुलिश प्राइड में मूर्खता, पूर्ण घमंड. ये तो आप मीनिंग बता रहे हो. You are not describing. You are not explaining the part. आपको एक्सप्लेन करना है. So what you can do? There is a last minute is going on. तो अभी के लिए आप लोग कोशिश करिएगा in the next session. Next session में I would be asking दिस वन. आपके लिए आज का यही टास्क है. मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूं कि कौन इस जो ये पार्ट बोल्ड फॉर्मेट में है कौन इसको एक्सप्लेन कर पाता है. आप लोग नहीं कर पाएंगे देन आई विल हेल्प यू ऑल. ओके बेटा, ऑल्सो यू ऑल नीड टू फाइंड आउट द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन. सेकंड थर्ड क्वेश्चन को भी पढ़िएगा. इसके भी आंसर्स को आप लोग फाइंड करके रखने की कोशिश करिएगा. क्वेश्चन नंबर सी के भी, सेक्शन सी के भी पढ़िएगा. उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा. जरूर पढ़िएगा. अभी तुरंत का तुरंत सारे क्वेश्चन पढ़िएगा. बात के लिए मत छोड़िएगा. सेशन आपका एंड हो रहा है लेकिन सारे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर्स आप लोग ट्राई करिए, सो दैट इन द नेक्स्ट सेशन इन नेक्स्ट लाइव क्लास यू ऑल वुड गिव योर ओन आंसर. और इसके बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आई विल हेल्प यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय एवरीवन. योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज्ड. Yes. Sir, goodbye. 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 Sir, goodbye.